की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को एचआर सर का नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टडी करेंगे नीट बायोलॉजी का, सीबीएसई बायोलॉजी का 12वां लेसन, 12th लेसन, जिसमें है बायोटेक्नोलॉजी एवं इट्स यूजेज। बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग, इनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है अपना वह कौन सा है? कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग। कृषि के क्षेत्र में उपयोग। देखो सिंपल सी बात है, यहां पर ध्यान से सुनेंगे तभी नीट बायोलॉजी में सही ऑप्शन चुनेंगे। पहली बात क्या सामने आ रही है? कृषि की बात हो रही है। तो कृषि का में अगर सुधार की अपन बात करें, कृषि में सुधार की अगर अपन बात करें तो वो मुख्य उद्देश्य जो है वह कोई भी फसल या सब्जियां या जो भी अपन पादप कृषि के रूप में उनकी कृषि करते हैं तो उनके उत्पादन में बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका क्या उद्देश्य होता है? कृषि में उत्पादन में बढ़ोतरी। जो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या, संपूर्ण भारत की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, उसकी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें सोचना पड़ रहा है। तो 3 प्रकार की संभावनाएं हैं। अपन खेती में खाद्य उत्पादन कैसे बढ़ाएं, एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन जो है वो कैसे बढ़ाएं, फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, इसके लिए अपने सामने 3 ऑप्शन बचते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे देखिए, पहला ऑप्शन जो है वह है कृषि रसायनों। जो रासायनिक पदार्थ है, केमिकल हैं, जो कि खेती में काम में आते हैं, कृषि रसायनों का उपयोग करके या कृषि रसायनों पर आधारित कृषि। एक प्रकार तो अपन यूं कर सकते हैं। देखिए संभावनाएं देखिए, पहले तो क्या करें, विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं उनके उपयोग करके कृषि के उत्पादन में अपन बढ़ोतरी कर सकें, खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकें। पहला तो ये हो गया कृषि रसायनों पर आधारित कृषि। जिस प्रकार से अपन ने किया था भाई, पहले हरित क्रांति जो हुई वह इसी के ऊपर आधारित थी, जिसमें अपन ने क्या, कई प्रकार के कीटनाशी पदार्थों का उपयोग किया। कीटनाशी या जिसको कहते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, पीड़कनाशी पदार्थों का उपयोग करके अच्छी फसलों की अच्छी किस्मों का उपयोग करके अपन ने खेती को उत्पादन बढ़ाया। लेकिन इसका हानिकारक प्रभाव क्या है? इसका हानिकारक प्रभाव यह है कि जो भी केमिकल, जो भी पेस्टिसाइड, जो भी इंसेक्टिसाइड अपन काम में लेते हैं, वो क्या करते हैं? मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। हालांकि इससे उत्पादन में काफी बढ़ोतरी होती है। दूसरी बात क्या है? दूसरा पॉइंट जो मैं बताऊं आपको वह है कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक खेती जो है, उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में भाई अपन सिर्फ जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं उन्हीं का उपयोग करते हैं, किसी प्रकार का केमिकल का उपयोग अपन नहीं करते हैं। इस प्रकार की खेती जो होती है वह स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक होती है, लेकिन मानव उसमें उत्पादन में बढ़ोतरी कम होती है। इतना उत्पादन इस ऑर्गेनिक कृषि के द्वारा हम वर्तमान जो जनसंख्या है भारत की, उसकी खाद्य आवश्यकताओं की, उसकी पोषण की आवश्यकताओं की अपन पूर्ति नहीं कर सकते। ठीक है। तो तीसरी संभावना क्या है? जैव तकनीकी आधारित या बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक आधारित कृषि। बायोटेक आधारित कृषि क्या है कि जैव तकनीकी की सहायता से कुछ ऐसे प्लांट्स या ऐसी फसलें या ऐसी वेजिटेबल्स या ऐसे जंतु तैयार किए जाएं जो कि जिससे कि मानव के पोषण में या मानव के खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो सबसे प्रबल ऑप्शन जो है अपना वो कौन सा है? बायोटेक आधारित कृषि। किसके आधार पर? जैव तकनीकी आधारित कृषि। इसमें क्या होता है आपको पता है? जैव तकनीकी किसे कहेंगे कि जो मानव जो है उसमें किसी डीएनए खंड में हेरफेर करके कोई नया अगर जीएमओ बनाता है तो इसको अपन क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैव तकनीकी की सहायता से अपन अगर कृषि करें तो वह कृषि जो होती है वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगी और खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी भी करेगी। तो अब देखते हैं अब
बायोटेक्नोलॉजी जो होती है किस प्रकार से खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी करती है। तो देखिए नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है नीट के लिए। क्या संभावनाएं हैं? आपने नाम सुना होगा जीएमओ, ठीक है। जीएमओ क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ इसका फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, जेनेटिकली ठीक है। जीएमओ की फुल फॉर्म क्या होगी? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आनुवंशिक रूपांतरित जीव, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? आनुवंशिक रूपांतरित जीव। आनुवंशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं? अब इसकी डेफिनेशन आपको सबको पता है कि जीएमओ किसे कहेंगे, आनुवंशिक रूपांतरित जीव किसे कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सी परिभाषा तो क्या हो जाएगी कि ऐसा जीव जिसमें पारजीन का, या अपन ये कहेंगे विदेशी जीन, या फिर कोई दूसरा इसके डीएनए खंड के अलावा दूसरा डीएनए खंड या अणु उपस्थित हो, उनको क्या कहेंगे? जीएमओ कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एक ऐसा जीव है जिसमें मानव के लिए, जैसे मान लो कि संकर बाजरा है और कोई जीएमओ है, बीटी कपास है, बीटी सोयाबीन है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि ऐसा इनके जो आनुवंशिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कोई दूसरा जीन प्रवेश करवा दिया जाता है। उस जीन को क्या कहते हैं? पारजीन कहते हैं। उस जीन को क्या कहेंगे? पारजीन कहेंगे। तो वो दूसरा जीन जिसमें भी है उसको अपन क्या कहेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो अपन इसकी बात करें कि ये जीएमओ किस प्रकार से बनते हैं, इसके लिए दो टर्म्स अपन बात करेंगे, दो शब्दावली काम में लेंगे। एक तो ट्रांसफेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरी ट्रांसलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। दो शब्द मैं लिख रहा हूं, नंबर एक ट्रांसफेक्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। इनके बारे में जाने। नंबर एक ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफेक्शन क्या है? ट्रांसफेक्शन। और दूसरा अपन देखेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसफेक्शन किसे कहेंगे और ट्रांसलेशन किसे कहेंगे? तो ध्यान से देखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, वह प्रोसेस जिसके द्वारा जंतुओं में कोई पारजीन प्रवेश करवाया जाता है। समझ रहे हो बात को? कि वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जंतुओं में पारजीन या ट्रांसजीन प्रवेश करवाया जाए, उसको क्या कहेंगे? ट्रांसफेक्शन कहेंगे। उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को ट्रांसफेक्शन कहते हैं। मतलब जंतु में अगर कोई पारजीन अपन प्रवेश करवाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसफेक्शन कहते हैं। और जंतुओं के अलावा अन्य जीव, सारे जीव आ जाएंगे, जंतुओं के अलावा अन्य जीवों में अगर अपन कोई पारजीन प्रवेश करवाते हैं तो इस क्रिया को अपन कहते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। दो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, समझे अब इस बात को। ट्रांसफेक्शन किसे कहेंगे और ट्रांसलेशन किसे कहेंगे? कि अगर जो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में अपन कोई दूसरा जीन जो होते हैं वो प्रवेश करवाता है,
दूसरा जीन किसी दूसरे डीएनए खंड में प्रवेश करवा देते हैं और उस जीन में जो उपयोगी गुण है वो अपने को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर जंतुओं में अपन पारजीन या ट्रांसजीन प्रवेश करवाते हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफेक्शन कहेंगे। और जंतुओं के अलावा अन्य जीव भी हैं, जीवाणु है, ठीक है, कवक हैं, पेड़ पौधे हैं, इनमें अन्य जीवों में अगर पारजीन या ट्रांसजीन अपन प्रवेश करवाते हैं तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहते हैं। कोई भी डीएनए खंड प्रवेश करवाने का जो प्रोसेस है वह ट्रांसफेक्शन कहलाएगा जब ट्रांसजीन किस में प्रवेश करवाया जाए, जंतुओं में प्रवेश करवाया जाए। और जंतुओं के अलावा अन्य जीवों में कोई ट्रांसजीन या पारजीन हिंदी में प्रवेश करवाया जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। अपन दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन में क्या होता है कि कल्चर की जाने वाली सामान्य ट्यूमर कोशिकाएं जो होती हैं उनको अर्बुद कोशिकाओं में बदला जाता है। मतलब ट्रांसलेशन में सामान्य ट्यूमर कोशिकाएं जो होती हैं, कल्चर की जाने वाली सामान्य ट्यूमर कोशिकाएं जो होती है उनको किस में चेंज किया जाता है, अर्बुद कोशिकाओं में चेंज किया जाता है। अर्बुद सेल्स, कैंसर कोशिकाओं में इनको बदला जाता है, अर्बुद सेल्स में इनको चेंज किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो दो बातें हो गई, ट्रांसफेक्शन की और ट्रांसलेशन की। ट्रांसफेक्शन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। ट्रांसफेक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो अस्थायी ट्रांसफेक्शन, अस्थायी, और दूसरा होता है स्थायी ट्रांसफेक्शन। दूसरा कौन सा होता है, स्थायी ट्रांसफेक्शन। अस्थायी ट्रांसफेक्शन और स्थायी ट्रांसफेक्शन। अस्थायी ट्रांसफेक्शन क्या होता है कि जब किसी सेल में या किसी भ्रूण में अपन कोई ट्रांसजीन प्रवेश करवाता है, किसी सेल में प्रवेश करवाता है या फिर एम्ब्रियो में कोई ट्रांसजीन प्रवेश करवा दें और उसकी जो संतति बनती है उन संततियों में कुछ समय बाद ये पारजीन जो होता है वह डिस्ट्रॉय हो जाए, पारजीन अपना इफेक्ट प्रकट नहीं करे, तो इस प्रकार के ट्रांसफेक्शन को क्या कहते हैं, ट्रांसिएंट ट्रांसफेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसिएंट ट्रांसफेक्शन या अल्पजीवी ट्रांसफेक्शन भी कहते हैं। अस्थायी या अल्पजीवी ट्रांसफेक्शन, अल्पजीवी या इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसिएंट ट्रांसफेक्शन कहते हैं। और अगर संतति कोशिकाओं में पारजीन नष्ट नहीं हो, किसी कोशिकाओं में भ्रूण में अपने को ट्रांसजीन प्रवेश करवाया और वह उत्तरोत्तर जो संतति कोशिकाएं हैं उनमें वह पारजीन बना रहे और अपना प्रभाव प्रकट करता रहे, तो इस प्रकार का जो ट्रांसफेक्शन है वह कहलाता है स्थायी ट्रांसफेक्शन। क्या कहलाएगा, स्थायी ट्रांसफेक्शन कहलाता है। इस प्रकार ट्रांसफेक्शन और ट्रांसलेशन आप लोग ध्यान से देखें, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। एग्जाम्स में क्या किया जाता है, पूछा जाता है अल्पजीवी ट्रांसफेक्शन और दूसरा कौन सा हो गया, स्थायी ट्रांसफेक्शन। ठीक है, अल्पजीवी ट्रांसफेक्शन में क्या होगा, अल्पजीवी ट्रांसफेक्शन में क्या होगा कि अगर कोई पारजीन जो होती है वह संतति कोशिकाओं में ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है, वह डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक दो पीढ़ियों के बाद वह पारजीन नष्ट हो जाता है, तो इसको अस्थायी या ट्रांसिएंट ट्रांसफेक्शन कहेंगे। और अगर वह संतति कोशिकाओं में वह पारजीन जो होता है वह डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो उसको स्थायी ट्रांसफेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ पॉइंट्स, अपन उपयोग अगली क्लास में रीड करेंगे। बीटी कपास के बारे में, बीटी सोयाबीन के बारे में खूब सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।